भावमतुलं भगवाननन्द नाशाय च शुभयस्य मतिं करोतु। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मश्री ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज के हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के संदर्भ में, ज्योतिष सीखिए के इस संदर्भ में, ज्योतिष शिक्षा से संबंधित जो मैं वीडियो बना करके आप सब तक पहुंचा रहा हूं, और यह हमारी जो वीडियो आप सब तक पहुंचने वाली है, ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है, आकर्षक वीडियो है। जैसा कि बताया गया है कि अनभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्णे भोजनम विषम। अभ्यास न करने से शास्त्र भी विष हो जाता है। भोजन यदि सुपाच्य नहीं हुआ तो वो भी जहर बन जाता है। इसीलिए दर्शकों, निरंतर आप हमारी इस जो भी वीडियो आप तक पहुंचती है, उन वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप सुना करें, तो आपको जरूर ज्योतिष विषयक ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्योतिष विषयक ज्ञान के विषय में जैसा हम आपको बताते आ रहे हैं, बहुत से लोगों के मन में एक उत्कंठा होती है, बहुत से लोगों के मन में एक जिज्ञासा होती है। हर कोई अपने जीवन को खुशहाल देखना चाहता है। निराशावादी जीवन में कोई जीना नहीं चाहता है। आशावादी होकर के ही हर कोई व्यक्ति इस संसार में जी रहा है। आज का दिन किस तरह से व्यतीत हो रहा है, जैसे भी व्यतीत हो रहा है, उसको वह प्रभु का महाप्रसाद समझते हुए उसे उस दिन का स्वागत करता है। आने वाला जो दिन है उसमें कुछ नया चमत्कार हो जाए, उसमें कुछ नया सुनने को मिल जाए, नया देखने को मिल जाए, यही जिज्ञासा बनी रहती है। लेकिन दर्शकों, हमारे अपने खुद के द्वारा, आपके अपने खुद के द्वारा किए हुए कर्मों का जो प्रभाव है, उन कर्मों का जो शुभाशुभ प्रभाव है, उस शुभाशुभ प्रभाव के द्वारा जन्म जन्मांतरों के द्वारा जो हमने जिस तरह के जो कर्म किए हैं, उनका जो शुभाशुभ प्रभाव हमको काल की गति का निरूपण करते हुए निश्चित समय के अनुसार जो भोगना है, तदनुरूप अपने वर्तमान समय में उन शुभाशुभ कर्मों का जो फल हमें भोगना है। तो वर्तमान समय में वर्तमान रूपी नौका में सवार होकर के भविष्य रूपी नौका का संचार करते हुए महाप्रभु के उस महाप्रसाद का सेवन करते हुए अपने इस जीवन को सरलतम ढंग से व्यतीत करना है। हर किसी का यही सिद्धांत होता है, हर कोई यही सोचता है। आज के इस परिवेश में अपने ही द्वारा किए हुए कर्मों के शुभाशुभ प्रभाव से बहुत से लोग अनेक तरह के कष्ट भोग रहे हैं। बहुत से लोग अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोनों तरह के लोग हैं। जो लोग अनेक तरह के कष्ट भोग रहे हैं और जो लोग अनेक तरह की सुख सुविधाओं, उसमें सुख संपन्नता पूर्वक अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, दोनों के जीवन की जीने की शैली भी अलग अलग है।
साथ ही उनका खान पान भी अलग अलग है, नित्य नैमित्तिक दिनचर्या भी अलग अलग है। यानी कि ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से जिसने जिस तरह का कर्म किया हुआ है उसको उसी तरह के फल की प्राप्ति हो रही है। इसीलिए दर्शकों, ज्योतिष विषय ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसमें व्यक्ति विशेष की जो अपनी उसकी पराकाष्ठा रहती है, उसकी अपनी जो जिज्ञासा रहती है, जिज्ञासा के तद अनुरूप फल की प्राप्ति तभी होती है जब वह अपने इस वर्तमान रूपी नौका में भी सवार होकर के अनेक तरह के शुभ कार्य करे। वर्तमान रूपी नौका में सवार होकर के जिज्ञासु बन करके कुछ न कुछ दैव योगवश जो कुछ भी संयोग के साथ सहयोग करते हुए जो कुछ भी करता है, प्रतिफल के रूप में उसे उस विषय वस्तु की प्राप्ति तो होती ही होती है। इसलिए ये संपूर्ण इस विश्व में हर व्यक्ति किसी न किसी वजह से वो दुखी तो है। कोई संतान से दुखी है, संतान तो है लेकिन संतान के व्यवहार से दुखी है। किसी को संतान नहीं हो रही है, वो संतान न होने का उसको दुख है। किसी को संतान भी है, सर्वगुण संपन्न धर्मपत्नी का सुख भी है, साथ में बच्चों का भी सुख है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी धन का अभाव है। आर्थिक रूप से हर तरह से कहीं न कहीं उनकी अपनी नित्य नैमित्तिक जो दिनचर्या है उसमें अर्थव्यवस्था गड़बड़ाने से, अर्थव्यवस्था की कमी होने से उस दिनचर्या में बहुत बड़ा व्यवधान पड़ता ही पड़ता है। इस तरह से जो लोग अपने जीवन काल में हर तरह की इच्छा रखते हैं और वो इच्छा उनकी किस तरह से कैसे पूर्ण हो, उस विषय में विशेष रूप से चर्चा करने के लिए आज मैं आपके सम्मुख इस नई वीडियो के माध्यम से ज्योतिष शिक्षा के 11वें लेसन को लेते हुए आप सब तक मैं ये वीडियो पहुंचा रहा हूं। दर्शकों, बहुत से लोग हैं जिनको अपने जीवन काल में अपार सुख संपदा तो है, लेकिन घर परिवार में हमेशा क्लेश बना रहता है। उस सुख संपदा का सुख भोग वो अच्छी तरह से नहीं कर पाते। इस विषय में जो कुछ भी वो सोच लें, लेकिन जीवन कहीं न कहीं से प्रभावित होता रहता है। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त बहुत से लोग अपने सुखी संपन्न जीवन को व्यतीत करते हुए, अपने स्वास्थ्य का लाभ लेते हुए अपनी दिनचर्या को सुगम बना देते हैं। बहुत से लोग हैं वो शयन शैया में ही पड़े रहते हैं, लंबी लंबी श्वास लेते रहते हैं। स्वास्थ्य उनका उनके अनुकूल नहीं रहता है। अपने स्वास्थ्य को लेकर के खराब है, अपने स्वास्थ्य को लेकर के प्रभावित है। स्वास्थ्य खराब है तो स्वास्थ्य यदि खराब है तो स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा, इसी चिंता में रहते हैं। बहुत से लोगों को अपने कार्य को साधने की जो उनकी साधन शैली है उस पर कहीं से भी किसी भी तरह की सफलता नहीं मिलती है।
बहुत से ऐसे व्यापारिक बंधु हैं जिनको अपने व्यापार में अनेक तरह की कठिनाइयां आती हैं। व्यापार संचालन करने में, व्यापार को एक गति देने में सफल नहीं हो पाते, जिसकी वजह उनके व्यापार में अनेक तरह के जो अवरोध रहते हैं, अनेक तरह के जो अवरोध बने रहते हैं, उसके कारण उनकी जो अपनी खुद की व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति है वो भी बिगड़ती चली जाती है। इस स्थिति को किस तरह से हैंडल करें, तो आइए मैं इसके बारे में आपको फिर से एक नई रूपरेखा के तहत ज्ञान देते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि ज्योतिष विषयक जो कुछ भी परामर्श हम देते हैं, उस ज्योतिष विषयक परामर्श में सब कुछ तत्काल आपकी अपनी इच्छा के अनुसार आपको प्राप्त हो जाता है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत से लोग ऐसे हैं जो सही ज्ञान से विमुख है। जो मन में आया सो उल्टा सीधा ज्ञान जो है समाज को दे रहे हैं, चाहे वो टीवी चैनल के माध्यम से दे रहे हों, चाहे समाचार पत्रों के माध्यम से दे रहे हों, लेकिन उस ज्ञान का जनमानस में किसी भी तरह का कोई उपयोग नहीं होता है। केवल उनकी जो मनोवृत्तियां हैं, उन मनोवृत्ति के तहत वो इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं जैसा कि संभव नहीं हो पाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बहुत से लोग अपने प्रचार के दौरान बहुत सारी ऐसी लंबी लंबी बातें कह डालते हैं, बहुत सी लंबी लंबी बातें लिख डालते हैं। यदि किसी का कराया धराया हो, यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा हो, यदि आपके वंश में वृद्धि न हो रही हो, मेरा ये उपाय कर लो, मेरी ये जड़ी बूटी खा लो, तत्काल फायदा होगा। अरे भाई, तत्काल फायदा कैसे होगा जब आप सही शिक्षा, सही दीक्षा नहीं देंगे? कैसे तत्काल फायदा होगा? कैसे आप विश्वास रख सकते हैं? लेकिन दर्शकों, फायदा भी होता है जब तक आप अपनी शुद्ध विशुद्ध चेतना के तहत शास्त्रों में दिए हुए उन तमाम तरह के उपायों को समझते हुए नहीं कर डालते हैं, तब तक आपको कुछ अनुभव नहीं आता है। जब आप हर तरह से परिपक्व होकर के हर तरह के उपाय करते हैं, तो आपको एक नई अनुभूति खुद ही उत्पन्न होने लगती है। इसी के तहत मैं आप सबका ध्यान फिर से इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप कोशिश करें कि दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ ज्योतिष विषयक ज्ञान अर्जित करते रहें, और ज्योतिष विषयक ज्ञान अर्जित करते करते आप खुद भी अपनी जन्म पत्रिका का अवलोकन करें, स्वयं जन्म पत्रिका देखने का प्रयास करें, अनुभव के आधार पर ही। जैसा अभी मैंने कहा था अपने इसी वीडियो में कि अभ्यास करते रहने से ही विषय वस्तु की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि आप विद्यार्थी हैं, निरंतर विद्या का सेवन करते करते, विद्या का अभ्यास करते करते, पठन पाठन में संलग्न रहते रहते आप बहुत बड़े विद्वान बन जाते हैं। और उन्हीं शास्त्रों का यदि आप अध्ययन नहीं करते हैं, वो शास्त्र आपके लिए कठिन पड़ जाते हैं, यानी कि विश्व रूप में दिखाई देने लगते हैं। आप उनसे कोसों दूर भाग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।
होना ये चाहिए कि निरंतर अभ्यास करते रहें और कुछ न कुछ नया सीखते रहिए। इसी तरह से अपना आहार, अपना व्यवहार सब कुछ संतुलित करते हुए अपनी दिनचर्या व्यतीत करिए। बहुत ज़्यादा आहार ले लेना, फिर वह सुपाच्य न होना, यह भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए अनभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्ण भोजनम विषम। जो भोजन आपने इतना खा लिया कि आपको अजीर्ण हो गया और फिर आपके पेट में इन्फेक्शन हो गया, भोजन सुपाच्य न होने से। इसलिए यदि आप अपने नित्य नैमित्तिक दिनचर्या में अध्ययनरत रहते हुए आप निरंतर कुछ न कुछ सीखते रहें तो आपको कुछ न कुछ नए ज्ञान की प्राप्ति होती रहेगी। अपने आहार का ध्यान देते हुए अपने स्वास्थ्य को ठीक तरह से और अधिक स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए, आहार का ध्यान देते हुए संतुलित आहार ग्रहण करें तो उससे जो आहार आप लेते हैं वो आपके लिए सुपाच्य हो जाता है। इससे आपकी सेहत भी ठीक रहती है। जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के अच्छे रहने से मन भी अच्छा रहेगा, उससे आपका मस्तिष्क भी अच्छा रहेगा। जब मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ मस्तिष्क में ही सुविचार आते हैं, अच्छे विचार आते हैं। तो इसके साथ यहाँ पर जो कुछ भी हमारे जीवन में घटनाएं घटित हो रही हैं, इन घटनाओं के पीछे ग्रह नक्षत्रों की एक बहुत बड़ी भूमिका है। ग्रह नक्षत्रों की एक बहुत बड़ी भूमिका इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ही प्रकृति में जो अनेक तरह के की जो अनुभूतियां होती हैं या प्रकृति में जो अनेक तरह के जो उत्पाद होते हैं, ये सब जिसे नेचुरल कैलामिटी कहते हैं, उसी के तहत ये अनेक तरह की जो प्राकृतिक जो उत्पाद होते हैं, ये ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ही ये सब कुछ संभव है। ग्रह नक्षत्रों के अनुसार ही ये सब प्रभावित होते हैं। इसीलिए प्रकृति के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ करना, प्रकृति के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ करना, ये हमारे लिए ही नहीं अपितु प्रत्येक जनमानस के लिए, ये उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। ग्रहों की स्थिति को समझते हुए उस तरह की रूपरेखा को तैयार करें जिससे कि आपको अपने नित्य नैमित्तिक जीवन में किसी भी तरह की कोई कठिनाई ना हो, आसानी से आपका समय व्यतीत हो, आसानी से आपका जीवन व्यतीत हो। इसी के साथ दर्शकों, ये सब कुछ संभव है जबकि आपको ज्योतिष विषय ज्ञान की पर्याप्त जानकारी हो। जिसने अपने ग्रह नक्षत्र के अनुसार जब उस शुभ घड़ी में जन्म लिया, वहीं से ग्रह नक्षत्रों का जो प्रभाव है उसके जीवन को वो प्रभावित करता रहता है। यानी कि ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से वह जातक, वह बालक प्रभावित होता रहता है। आगे चल करके उसकी बुद्धि का, उसके शरीर का शारीरिक विकास और बुद्धि का विकास होता रहता है। सब कुछ ग्रह नक्षत्रों की ही देन है। अब जानना यह है कि जिसने जन्म लिया, अब अपने जीवन काल में वह जन्म लेने वाला जिसे हम जातक कहते हैं, वह कब क्या करेगा, क्या कुछ करने से उसके जीवन में अनेक तरह की जो सुख सुविधाएं हैं उपलब्ध होंगे,
यदि उसके जीवन काल में अनेक तरह की कठिनाइयां ही कठिनाइयां हैं, परिश्रम ही परिश्रम है, संघर्ष ही संघर्ष है, तो इसमें इन कठिनाइयों और संघर्ष से कैसे वो बाहर आकर के अपने जीवन को और अधिक सुखमय बना सकता है। कौन सा ग्रह है जन्म पत्रिका में जो आपके लिए योग कारक है, कौन सा ग्रह ऐसा है जो आपके लिए योग कारक नहीं है। योग कारक ग्रह की स्थिति को पहचानते हुए, योग कारक ग्रह की स्थिति को देखते हुए, और जो योग कारक ग्रह नहीं है उनकी स्थिति को भी देखते हुए उसके तद अनुरूप जो कुछ भी, चाहे वो रत्न हो, रत्न धारण करना हो, चाहे रेमेडीज के रूप में रत्न धारण के साथ साथ अन्य ग्रह नक्षत्रों आदि के साथ साथ अनेक तरह के जो अनुष्ठान हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, उन शास्त्रों के तहत उनका उपाय करते हुए अपनी नित्य नैमित्तिक दिनचर्या को यदि हम व्यतीत करें तो शायद हमारे जीवन में निराशाजनक स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होगी। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको फिर से बताऊंगा कि जीवन में हर किसी व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा क्षण जरूर आता है जिसमें वह अपने स्वपुरुषार्थ से इस गगनचुंबी शिखर तक पहुंचने में सफल रहता है। उसे किसी भी तरह की कोई कठिनाइयां नहीं होती हैं। एक बहुत ऊंची पहाड़ी तक चढ़ने में, शिखर तक पहुंचने में वो कामयाब हो जाता है, क्योंकि उसकी जन्म पत्रिका में जिस तरह का योग है, उस योग का जो सुप्रभाव है वो उसके जीवन पर्यंत उसे मिलता रहता है। उसी शुभ प्रभाव के कारण उसका जीवन सफल हो जाता है। दूसरी तरफ यदि ऐसी स्थिति ना हो, यदि बिना विचार किए, बिना सोचे समझे किसी भी वस्तु विशेष के उस तह तक पहुंच जाए, ये संभव नहीं है। बिना विचार किए यदि कोई भी कार्य आप करते हैं वो इतनी आसानी से नहीं हो पाता है। अनेक तरह की कठिनाइयां उसमें उत्पन्न हो जाती हैं। बहुत से लोगों के पास सुविचार भी हैं, बहुत अच्छे विचारक होते हैं, लेकिन समय साथ नहीं देता है। बहुत अच्छे विचारक होते हुए भी समय के साथ न देने से, समय के साथ न देने का मतलब है ग्रह नक्षत्रों का जो कुप्रभाव है वो उसके जीवन को इस तरह से ग्रसित कर लेता है। वो आगे तो बढ़ना चाहता है, लेकिन उसे अनेक तरह की कठिनाइयाँ उसके जीवन काल में धर पकड़ लेती हैं, जिससे वो आगे नहीं पहुंच पाता है। इसी के तहत आपकी जन्म पत्रिका में आपका ध्यान अवश्य रहना चाहिए कि आपके साथ होने वाला क्या है। जीवन में जो एक ऐसी शुभ घड़ियाँ आती हैं, वह शुभ घड़ी कब आने वाली है। जीवन में कुछ ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं कि आपने सब कुछ किया, जीवन पर्यंत बहुत अच्छे से रहे, बहुत धन कमाया, लेकिन अनायास ही सब कुछ खत्म हो जाता है। एक ऐसी दशा का प्रवेश हो जाता है जिस दशा के प्रवेश के अनुसार, यानी कि ग्रहों की जो अपनी दशाएं हैं, उन दशाओं के प्रभाव से जो कुप्रभाव आपके जीवन में आता है, उससे सब कुछ किया धराया, सब कुछ एक क्षण में सब समाप्त हो जाता है। यह सब आपके अपने द्वारा किए हुए अनेक तरह के जन्म जन्मांतरों के द्वारा किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों के प्रभाव से ही ये सब कुछ बनता है और बिगड़ता है, यही सब कुछ होता है। इसीलिए इसके साथ अब करना क्या है। यहाँ पर देखिए 12 राशियों का जो निरूपण किया गया है ज्योतिष शास्त्र में, जोडियाक में हमारे ऋषि मुनियों ने, आचार्यों ने 12 राशियों का निरूपण किया। 12 राशियों का निरूपण किस तरह से किया आप देख सकते हैं हमारे
ब्लैक बोर्ड में ये जो पहले खाने में जो हमने जो अंक लिखा है, ये 1 का अंक लिखा है। इस 1 के अंक का मतलब है मेष राशि। इसी तरह से जोडियाक में मेष से लेकर के मीन तक 12 राशियां हैं और इन्हीं 12 राशियों का जो है नित्य नैमित्तिक अपनी इस दैनिक जीवन में हर किसी जातक का इन्हीं 12 राशियों के अंतर्गत हर किसी जातक का जन्म होता है और उसी के अनुसार जन्मकालिक नक्षत्र के अनुसार जो उसकी राशि होती है, उसी राशि के अनुसार गोचर में जो गोचरी ग्रहों का जो प्रभाव पड़ता है, उसके अनुसार भी बहुत अधिक शुभाशुभ फलों का निरूपण होता है। शुभाशुभ फल उसके जीवन को गोचरी ग्रहों की स्थिति के अनुसार प्रभावित करते रहते हैं। अब यहाँ पर मेष से लेकर मीन तक की स्थिति है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट हाउस में जो हमने मेष यानी कि 1 का अंक लिखा है, इसका मतलब है मेष राशि। मेष राशि यानी कि यह राशि आपकी लग्न की राशि भी हो सकती है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेष राशि में या मेष लग्न में पैदा होते हैं। मेष लग्न में उनका जन्म होता है और वही उनकी जन्मकालिक राशि भी होती है। दर्शकों, इसी के साथ यदि आपकी जन्म लग्न मेष लग्न है तो आप यहाँ पर सीधे तौर पर देख सकते हैं, अथवा मेष लग्न को छोड़ करके अन्य कोई भी लग्न हो, लेकिन जो भी लग्न जिस किसी भी जातक की जो भी लग्न होती है, उस लग्न की संख्या को यहाँ फर्स्ट हाउस में लिखा जाता है। उस संख्या को फर्स्ट हाउस में लिखने से यहाँ पर उसे लग्न की संज्ञा हम देते हैं। हमारे आचार्यों ने जो मेष से लेकर यानी कि 1 से लेकर के 12 तक जो कोई भी अंक आप यहाँ पर लिखिए, यानी कि मेष से लेकर मीन तक इन 12 राशियों में से कोई भी राशि आपकी लग्न की राशि हो सकती है। आपको ये ध्यान देना है। तो जो आपकी लग्न की राशि होगी वो यहाँ फर्स्ट हाउस पे लिखी होगी। यहाँ पर मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ मेष लग्न वालों के लिए, यानी कि मेष लग्न यहाँ पर है। अब मेष लग्न के आधार पर मैं आपको सब कुछ बताने जा रहा हूँ। आप देखिए कि मेष लग्न वाले जो जातक हैं उनके साथ उनकी अपनी नित्य नैमित्तिक दिनचर्या किस तरह से व्यतीत होती है और किस स्वभाव के लोग होते हैं वो, और अपने जीवन काल में क्या कुछ कर डालते हैं, क्या कुछ उनको खोना पड़ता है। मेष लग्न की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। वैसे तो स्वभाव होता है, दर्शकों मैं आपको बताऊंगा, लग्न की जो राशि होती है यानी कि उस राशि के अनुसार उस व्यक्ति का यानी कि जिस जातक का जो लग्न होता है उस लग्न की राशि के अनुसार उसका गुण धर्म और स्वभाव और प्रवृत्ति ये सब उस व्यक्ति के अंदर परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं। गुण धर्म स्वभाव आदि इसी लग्न की राशि के अनुसार बनते हैं। इसी के साथ अब यहाँ पर मेष लग्न की जो हम बात कर रहे हैं, मेष लग्न यहाँ पर फर्स्ट हाउस में आप देख रहे हैं। जो कोई भी लग्न आपकी अपनी हो, उस लग्न के आधार पर आप जान सकते हैं अपने बारे में। तो मेष लग्न यानी कि लग्न की राशि और उस लग्न के या अथवा जो राशि वहाँ पर विद्यमान है उसके आधार पर उसके जो स्वामी ग्रह हैं, जैसे मेष लग्न के स्वामी ग्रह हैं मंगल देवता। अब मंगल देवता यहाँ पर फर्स्ट हाउस पर बैठ गए, यानी कि मेष राशि यहाँ पर फर्स्ट हाउस में यानी कि लग्न कुंडली में मेष राशि पहले खाने में होने से, पहले भाव में होने से मेष लग्न
यहाँ पर आप विशेष रूप से मेष लग्न के स्वामी पर विचार करेंगे। मेष लग्न के स्वामी हैं भौम देवता। भौम देवता को हर तरह से, अब इस संपूर्ण मेष लग्न की कुंडली ये का जो मेष लग्न की कुंडली का जो भार है, मेष लग्न की कुंडली का जो संचालन करने का जो तरीका है, संचालन करने का जो तरीका है, साथ ही मेष लग्न की कुंडली में प्रत्येक भाव को निर्देशित करने के लिए मंगल देवता स्वयं अधिष्ठित है। मंगल देवता, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली के जो देवता है वह भौम देवता। अब भौम देवता आप देख सकते हैं, भौम देवता किस तरह से मेष लग्न वालों को प्रभावित करते हैं। भौम देवता मेष लग्न वालों को किस तरह से प्रभावित करते हैं, क्या कुछ देते हैं, क्योंकि मंगल देवता की जो स्थिति है, मंगल देवता यानी कि आपके लग्न के, आप अगर यदि आपकी राशि है तो आपकी राशि के, और लग्न भी है तो लग्न और राशि दोनों के स्वामी ग्रह हैं भौम देवता। भौम देवता की स्थिति, भौम देवता ने इस संपूर्ण जो 12 भाव हैं, 12 भाव में जो राशियां तत्वत आगे क्रम में लिखी गई हैं, इसके अनुसार इन संपूर्ण 12 भावों पर भौम देवता का, इन 12 राशियों पर भौम देवता का अपना जो प्रभाव है, निजी प्रभाव, उसके अनुसार अपने प्रभाव में आकर के अपने प्रधान पद पर अधिष्ठित होते हुए भौम देवता ने जिस तरह की अपनी इस मेष लग्न वालों की जो अपनी प्रवृत्ति बताई, अपना जो उनकी जो जीवन काल में होने वाली अनेक तरह की जो संगतियां बताई, उसके बारे में भौम देवता किस तरह का अपना व्याख्यान यहाँ पर आख्यान के रूप में देखिए। भौम देवता की जो स्थिति है, भौम देवता के विषय में जैसा ऋषि मुनि आचार्यों ने शास्त्र में जो बात कही है, क्योंकि ये जो है लग्न के स्वामी होने के कारण जो भी ग्रह लग्न का जो स्वामी है, यहाँ पर मेष लग्न के स्वामी मंगल ग्रह है, लग्न का जो स्वामी ग्रह है वो हमेशा योग कारक माना जाता है, शुभ माना जाता है। यहाँ पर भी लग्नेश मंगल होने के कारण मंगल देवता यहाँ पर अपने शुभ प्रभाव में है। शुभ प्रभाव में इसलिए है कि लग्न के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी यानी कि मेष लग्न के स्वामी मंगल देवता ने आपके शरीर, आपका स्वास्थ्य और आपके अपनी पराकाष्ठा, नेचर, चरित्र, सब कुछ अपने में ही ले लिया। लग्न के स्वामी होने के कारण शुभ प्रभाव में है, और इनकी जो अपनी खुद की प्रवृत्ति है वो, ये मंगल देवता थोड़ा सा क्रूर स्वभाव के हैं, हिंसक प्रवृत्ति के हैं, किसी भी तरह का भय नहीं है। मंगल से प्रभावित व्यक्ति, मेष लग्न वाले, कभी डरते नहीं हैं। आत्मविश्वास इनके अंदर बढ़ चढ़कर होता है। इनके जीवन काल में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरह की कोई भी कठिनाई हो, उन परेशानियों का, उन कठिनाइयों का डट करके सामना करते हैं, ऐसा स्वभाव होता है। चंचल प्रवृत्ति रहती है। मंगल देवता क्योंकि मेष राशि के स्वामी हैं, चंचल प्रवृत्ति होती है, एक ही समय में अनेक कार्य करने की इनके अंदर क्षमता रहती है, और मन बदलता रहता है, स्थिर चित्त नहीं रहता। मंगल के प्रभाव से इनकी अपनी निजी सोच, निजी प्रवृत्ति कहीं कहीं समाज में एक दूसरे के प्रति कटाक्षेप करने वाली होती है। हर किसी के साथ छोटी छोटी बातों में झगड़ा लगाना, बहस करना बेमतलब की, और जिसके कारण उस स्थिति से निपटने के लिए अनेक तरह का बल प्रयोग करना, ये इनके ब्लड में होता है, जिसके कारण वहाँ की जो स्थिति है वो स्थिति नियंत्रण में नहीं आती है।
माहौल खराब होता चला जाता है, समाज पर उसका कुअवसर पड़ता है, खराब अवसर, खराब प्रभाव पड़ता है। इसीलिए दर्शकों, मेष लग्न के स्वामी भौम देवता को पूरा अधिकार दिया गया है मेष लग्न की कुंडली को, यानी कि मेष लग्न की कुंडली का संचालन करने का। अब भौम देवता ने किया क्या, देखिए भौम देवता ने यहाँ पर क्या किया। भौम देवता ने अपनी मेष लग्न की कुंडली के अंतर्गत मेष लग्न के जातक को किस तरह का फल दिया जाए, कैसे उसके जीवन को खुशहाल बनाया जाए, इस दृष्टिकोण से इन्हीं 12 भावों में अलग अलग राशियों का तद अनुरूप मेष राशि प्रथम भाव में, उसके आगे यानी कि अपनी शुक्र की राशि है वृषभ राशि। शुक्र देवता और भौम देवता में अच्छा तालमेल नहीं है। अच्छा तालमेल न होने की स्थिति में भौम देवता ने शुक्र देवता को 2 मारक स्थानों का स्वामी मेष लग्न में उनको बना दिया, और साथ ही घर, कुटुंब, परिवार और व्यापार से संबंधित, घर गृहस्थी से संबंधित जो जिम्मेवारी है वो सब शुक्र देवता के कंधों पर डाल दिए। क्योंकि मेष लग्न की कुंडली से द्वितीयेश और सप्तमेश की स्थिति बनती है। द्वितीयेश और सप्तमेश शुक्र जो है, द्वितीयेश यानी कि द्वितीय स्थान के स्वामी, सप्तमेश यानी कि सप्तम स्थान के स्वामी, ये शुक्र देवता कहलाते हैं। शुक्र देवता को इन स्थानों का स्वामी बनाने से शुक्र देवता यहाँ पर प्रबल मारक कहे गए हैं। मेष लग्न की कुंडली वाले जातक के लिए शुक्र की महादशा जब आएगी, शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा ये बहुत अधिक खराब होती है। यानी कि उस दशा में उस ऐसे जातक को अपने शरीर, सुख, स्वास्थ्य से संबंधित अनेक तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शुक्र देवता का यहाँ पर प्रभाव सामान्य रूप से घर, कुटुंब, परिवार में पड़ता हुआ दिखाई देता है। शुक्र देवता ने इसीलिए यहाँ पर जो अधिकार दिया है वृषभ राशि को सेकंड हाउस में, और दूसरी तरफ सप्तम स्थान में तुला राशि। अब तुला राशि के स्वामी शुक्र देवता, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देवता, इनके साथ जो अपना तालमेल शुक्र देवता का है, इन भाव के साथ स्थान संबंध, भाव और भावेश की स्थिति को देखते हुए शुक्र देवता का अपना निजी स्थान संबंध आदि देखते हुए विचार करना चाहिए। आर्थिक रूप से यानी बजट से संबंधित जो कुछ भी है, बजट ऐसे जातक का कैसा होगा, आमदनी कैसी होगी, समाज में समाज के प्रति वो अपना उत्तरदायित्व कैसे निभाएगा, इन सब बातों का भी विचार, और कैसा भोजन, क्योंकि दूसरा जो स्थान है ये घर, कुटुंब, परिवार के साथ साथ धन का विचार भी यहाँ से होता है, दाहिनी आंख का विचार भी यहाँ से होता है, और कुटुंब का विचार भी यहीं से होता है, वाणी का विचार भी इसी घर से होता है। इसीलिए इन सब का जो अधिकार क्षेत्र है शुक्र देवता को भौम देवता ने दे दिया। अब दूसरी तरफ अपने जो सहोदर भाई बहन हैं, अपने से छोटे भाई बहन, छोटे भाई बहनों का सुख कैसा मिलेगा, मेष लग्न वाला जातक कैसा पराक्रमी होगा, अपने पराक्रम को कैसे, किस तरह से उस पराक्रम का उपयोग करेगा, उसके लिए भौम देवता ने बुध देवता को, यानी कि इन तृतीय स्थान का स्वामी आप देख सकते हैं
मेष लग्न की कुंडली से पराक्रम स्थान के स्वामी बुध देवता होंगे और यहाँ पर ऋण रोग शत्रु भाव के भी स्वामी बुध देवता रहेंगे। ऋण रोग शत्रु भाव के स्वामी बुध देवता रहेंगे और पराक्रम स्थान के स्वामी बुध देवता रहेंगे। बुध देवता की जो स्थिति है, यानी कि भौम देवता ने जो अच्छे अच्छे अधिकार और अच्छे अच्छे पद हैं, वो अपने उनके साथ मित्रता निभाने वाले ग्रहों को उस तरह का अधिकार दिया है। उन राशियों के अनुसार उन राशियों का जो विचार किया गया, और बाकी बुध देवता के साथ भी बहुत अच्छे संबंध नहीं है, मित्रता के संबंध नहीं है। भौम देवता का ये जो है स्वभावतः दोनों का जो आपसी न्यूट्रल स्वभाव की पोजीशन है, और उसमें यहाँ पर बुध देवता के साथ उन्होंने अपने से छोटे भाई बहनों की जो स्थिति यहाँ पर मेष लग्न वालों के लिए दर्शाई गई है। मेष लग्न वालों को किस तरह का भाइयों से संबंध रहेगा, किस तरह की अनुभूति होगी, और पराक्रम कैसा होगा, और हर तरह से उनके जीवन काल में कहाँ कहाँ पर उनको प्रसन्नता मिलेगी, ये सब बुध देवता के अधिकार क्षेत्र में मंगल देवता ने दिया। साथ में ऋण रोग और शत्रु से संबंधित जो भी बातों का विचार छठवें स्थान से किया जाता है, ये सब छठवां स्थान भी बुध देवता को, क्योंकि छठे स्थान पर कन्या राशि का प्रभाव बुध देवता को, ये सब कुछ अपने जो मंत्रिमंडल का गठन किया भौम देवता ने, उसके अनुसार बुध देवता को ये सब उनके अधिकार क्षेत्र में दे दिया। क्योंकि जिस भाव से जिन जिन बातों का विचार किया जाता है, उस भाव पर जो राशि अधिष्ठित है, उस राशि के स्वामी के अनुसार, उस भाव से संबंधित विचारणीय बातों के अनुसार जातक की मनोवृत्तियां विकसित होती है, उसी के अनुसार तद अनुरूप वो कार्य करने लगता है। इसी के साथ दर्शकों, मंत्रिमंडल के अपने विस्तार में भौम देवता ने चंद्र देवता को, क्योंकि चंद्र देवता जो हैं इस कर्क राशि के स्वामी माने जाते हैं। चंद्र देवता मन के कारक ग्रह हैं और चंद्र देवता मां के कारक ग्रह भी माने गए हैं। चंद्र देवता मां के कारक ग्रह माने गए हैं, मन के कारक ग्रह माने गए हैं, और यहाँ पर इष्ट मित्र बंधु बांधवों आदि का जो विचार चौथे स्थान से किया जाता है, घर भूमि भवन और वाहन से संबंधित जो विचार किया जाता है, ये सब चंद्र देवता के अधिकार क्षेत्र में दे दिया। चंद्रमा यहाँ पर इस चौथे स्थान से संबंधित जो भी चौथा स्थान जो है, चतुर्थ स्थान जो है, चौथा भाव जो है, यहाँ से सुख का भी विचार किया जाता है। ये सब चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में दिया। तो इसी के अनुसार व्यक्ति विशेष जिनकी मेष लग्न होगी, जिनकी मेष राशि होगी, लग्न और मेष राशि से तद अनुरूप इन सब बातों का विचार इन भावों से और इन राशियों से करना चाहिए। अब विद्यार्थी बंधुओं के लिए जो पंचम स्थान से विचार करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। पंचम भाव पर सूर्य देवता की अपनी निजी राशि है, सिंह राशि, क्योंकि सिंह राशि के जो अधिष्ठित देवता है वो भगवान सूर्य देवता है। सूर्य देवता की स्थिति को यहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि पंचमेश की बात करेंगे। पंचमेश सूर्य देवता की स्थिति इस संपूर्ण 12 भाव में कहाँ पर सूर्य देवता की स्थिति है, स्थिति को देखते हुए भी विचार करेंगे। लेकिन पंचम भाव में पंचमेश की स्थिति को देखते हुए, पंचम भाव में सिंह राशि की स्थिति को देखते हुए, पंचम भाव से संबंधित यानी कि सूर्य से संबंधित विद्या, बुद्धि, आत्मविश्वास, आत्मजागृति और संयम, इन सब बातों का विचार तो किया ही जाता है। साथ में संतान पक्ष से रिलेटेड कोई भी समस्या हो या संतान पक्ष का सुख हो, संतान से रिलेटेड सुख हो, इन सब बातों का विचार पंचम भाव से किया जाता है। शासन, सत्ता, लॉटरी के संदर्भ में
सट्टेबाजी के संदर्भ में सब पंचम भाव से संबंधित विचार किया जाता है। और गवर्नमेंट से रिलेटेड, टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो कोई भी विचारणीय बातें होती हैं उन सब का भी विचार इसी भाव से किया जाता है। दर्शकों, इसी के साथ छठवें स्थान की मैंने व्याख्या कर दी और सप्तम स्थान की भी व्याख्या कर दी। अष्टम स्थान की बात करते हैं। अष्टम स्थान में भौम देवता के अपने स्वयं की राशि है वृश्चिक राशि। मेष लग्न वालों के लिए अष्टम स्थान पर, क्योंकि अष्टम स्थान से आयु का विचार किया जाता है। सप्तम स्थान से जैसे व्यापार का विचार किया जाता है, पत्नी और पति के आपसी तालमेल का विचार किया जाता है, उनके संबंधों का विचार किया जाता है, अष्टम स्थान से आयु का विचार किया जाता है। लग्न का स्वामी यानी कि लग्न की जो संख्या है वो 1 है, यानी मेष लग्न है। लग्न का स्वामी यदि अष्टम स्थान के भी स्वामी हों, ऐसी स्थिति में उनका जो प्लेसमेंट है, मंगल देवता के जो बैठने का प्लेसमेंट है, यदि अपने ही घर पर है तो अपने घर में आप देख सकते हैं मेष लग्न में मंगल लिखा हुआ है तो इनके स्वामी को यहाँ दर्शाया गया है। वृश्चिक लग्न में वृश्चिक यहाँ पर 8वें स्थान में वृश्चिक राशि लिखी है। अगर जिन किसी भी जातक की वृश्चिक लग्न हो, वृश्चिक राशि हो, उनको भी अपने राशि के, अपने लग्न के जो स्वामी हैं वो भौम देवता ही समझने चाहिए। अब यहाँ पर मेष लग्न से अष्टम स्थान के स्वामी भौम देवता की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि आयु से संबंधित विचार, एक्सीडेंट से संबंधित विचार, लंबी यात्रा से संबंधित विचार, क्योंकि लंबी यात्रा का कई लोग इसे हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है। अष्टम स्थान से जितनी भी गुप्त बातें हैं, गुप्त बातों से संबंधित जानकारी, लंबी यात्रा से संबंधित जानकारी, ये लोग जो है नवम स्थान से भी यात्रा के विषय में बताया गया है। और द्वादश स्थान से भी यहाँ पर यात्रा के विषय में बताया गया है। शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं उसके तद अनुरूप ही विचार करने से अत्यधिक रूप से सरल हो जाता है, जीवन जीने की एक कला आ जाती है। और इसी के साथ अष्टम स्थान, यहाँ पर इसे गुप्त स्थान भी कहते हैं, यानी कि गुप्त स्थान का मतलब गुदा से संबंधित जो कोई भी परेशानियाँ हों वो सब अष्टम स्थान से संबंधित राशि और उसके स्वामी से विचार किया जाता है। अष्टम स्थान ये आपका गुप्त स्थान है। और छठवां स्थान यहाँ से एक्सीडेंट का भी विचार किया जाता है। और यही बात 8वें स्थान से भी यदि विचार करते हैं, क्योंकि ये सब जो है यहाँ आयु का विचार होने से इस भाव से अधिष्ठित, इस भाव में अधिष्ठित राशि के उसके अपने सुप्रभाव आदि को देखते हुए अष्टम भाव से जनित तद अनुरूप फल का विचार करना चाहिए। दर्शकों, इसी के साथ फिर से मैं बताना चाहूँगा, अष्टम भाव जो है इसे गुप्त स्थान कहा है, जैसा बताया मैंने। इसीलिए किसी भी तरह का छिद्रान्वेषण करना, गुप्त रूप से किसी भी तरह का गुप्त पाप करना, इस सारी बातों का विचार भी अष्टम स्थान से किया जाता है। अब इस पर देखना यह है कि नवम स्थान का जो स्वामी ग्रह है, यानी कि नवम स्थान पर धनु राशि है, भौम देवता ने अपने मित्र ग्रह को यानी गुरु को नवम स्थान का स्वामी बनाया, तो साथ में खर्च करने की जिम्मेवारी भी, खर्च करने की जो जिम्मेवारी है वो भी गुरु देवता को दे दी, क्योंकि 12वें स्थान का भी स्वामी बनाया। 12वें स्थान में मीन राशि है। मीन राशि और धन राशि के जो स्वामी हैं ये गुरु देवता हैं। गुरु देवता के अधिकार क्षेत्र में, यानी कि नवम स्थान ये धर्म से संबंधित स्थान है, इसे धर्म, तीर्थ यात्रा, इन सब का विचार और पिता से संबंधित विचार भी नवम स्थान से किया जाता है। विशेष प्रकार से शास्त्रों में जो बातें लिखी गई हैं, पिता से संबंधित विचार दशम स्थान से भी करना चाहिए। दशम स्थान से विशेष करके नवम स्थान से पिता से संबंधित जो भी जानकारी, पिता का सुख कब तक का होगा, पिता से किस तरह के संबंध रहेंगे, भौम देवता के अधिकार क्षेत्र में यहाँ पर गुरु देवता को यह अधिकार भौम देवता के
अपने मंत्रिमंडल के विस्तार में ये दिया गया है। इसी तरह से गुरु देवता को ये जो अधिकार दिया, गुरु देवता क्योंकि न्यायकारी देवता है, न्याय के अधिकार क्षेत्र में चाहे वो लॉ से संबंधित हो, न्याय से संबंधित जो कोई भी बातें विचारणीय होती हैं, जुडिशियल से संबंधित, ये सब 9वें स्थान से इन सब बातों का विचार किया जाता है। और जीवन आध्यात्मिक होगा कि नहीं होगा, जीवन में कुछ संन्यास लेने की भावनाएं कब उत्पन्न होंगी, इन सब बातों का विचार गुरु देवता 9वें स्थान के स्वामी होने के कारण गुरु देवता से रिलेटेड, गुरु ग्रह एक गुरु देवता ऐसे ग्रह हैं, गुरु देवता ऐसे देवता हैं जो न्यायकारी देवता हैं और धर्म से संबंध रखने वाले देवता हैं, शास्त्रों से संबंध रखने वाले देवता हैं। इसलिए गुरु देवता की यहाँ पर स्थिति बहुत अधिक सुदृढ़ होती दिखाई देती है। साथ में धन का संरक्षण करना, अपने खर्च के संबंधित स्थिति की जानकारी कराना, ये सब गुरु देवता के अधिकार क्षेत्र में भौम देवता ने अपनी मंत्रिमंडल के विस्तार में दिया। दर्शकों, यहाँ पर फिर से हम बताना चाहेंगे कि 10वें स्थान पर राशि जो है मकर राशि, मकर राशि के आप देख सकते हैं 10वां स्थान मकर राशि है। मकर राशि की स्थिति को देखते हुए यहाँ पर मकर राशि और लाभ स्थान में ये कुंभ राशि, तो यहाँ पर भी शनि देवता और मंगल देवता का आपसी न्यूट्रल और शत्रुता का जो संबंध है, ये बहुत अच्छा संबंध नहीं है, योग कारक संबंध नहीं है। फिर भी भौम देवता ने सोच विचार करके कर्म से संबंधित, आजीविका से संबंधित पदभार शनि देवता को अपने मंत्रिमंडल के विस्तार में शनि देवता को दे ही दिया। यहाँ पर शनि देवता अपने एकादश स्थान लाभ स्थान के भी स्वामी हैं और कर्म क्षेत्र के भी स्वामी हैं। शनि देवता से संबंधित, कर्म से संबंधित बातों का जो विचार है इस 10वें स्थान से, और साथ में लाभ भाव का भी जो विचार है, किस तरह की अर्निंग होगी, कैसी अर्निंग होगी, कब होगी, किस तरह से होगी, इन सब बातों का विचार, इन करने का अधिकार सब शनि देवता को दिया है। यहाँ पर शनि देवता के अधिकार क्षेत्र में इन सब बातों का विचार करते हुए अब एकादश स्थान से, जिस तरह से 10वें स्थान से विशेष रूप से पिता के संदर्भ में बात करना चाहिए, एकादश स्थान से लाभ से संबंधित और बड़े भाई बहनों से संबंधित भी विचार किया जाता है। यहाँ पर ग्रह के प्रभाव को, ग्रहों के बलाबल को देखते हुए इन सब बातों का विचार करना चाहिए। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, दर्शकों, निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपकी जन्म पत्रिका में इस तरह की स्थिति हो तो इस तरह से आप विचार करें और इसी तरह का स्वभाव अपनाएं। इसी के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के, अग्रिम ज्योतिष विषय ज्ञान को लेकर के। अभी मैं यहीं पर अपने वीडियो के विस्तार के वैसे यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ओ